नमस्कार, मैं आपकी आरती और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल। आज मेरे साथ हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर। तो लास्ट वीक हमने बात की थी इनफर्टिलिटी के बारे में। तो डॉक्टर रोहन, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि लास्ट वीक आपने इनफर्टिलिटी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया, मगर आप आयुर्वेदिक के माध्यम से बताएं कि इनफर्टिलिटी है क्या। ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बेसिकली मेडिकल साइंस में माना जाता है कि इनफर्टिलिटी जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, अनएक्सप्लेन्ड और अदर, ऐसे मेनली 4 टाइप्स की होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में मैंने बताया था कि अगर कोई वुमन आफ्टर द रिलेशनशिप फॉर कॉन्स्टेंटली फॉर 1 ईयर अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटेलिजेंस में है विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स और वो कंसीव नहीं कर पा रही तो उसको इनफर्टाइल माना जाता है। अगर उसकी एज 35 से ज़्यादा है तो इफ़ शी इज़ नॉट कंसीविंग इन 1 ईयर, और अगर 35 से कम है तो अगर शी इज़ नॉट कंसीविंग इन विद इन 6 मंथ्स तो वो इनफर्टाइल माना जाता है। प्राइमरी में एक दूसरा भी बताया गया है कि अगर वुमन अपनी प्रेगनेंसी को एंड तक कैरी ना कर पाए, इफ शी इज़ नॉट रिटेनिंग द प्रेगनेंसी अंटिल द एंड, उसको भी इनफर्टाइल माना गया है। सेकेंडरी में मैंने बताया था कि जिस वुमन और या जिसको पहले से ऑलरेडी बच्चा है एंड दे आर प्लानिंग अगेन टू गेट प्रेग्नेंट और उसमें अगर टाइम लग रहा है, सो दैट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अदर में मैंने बताया था कि इट कैन बी इंजरीज और ट्रॉमा और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज टू द यूट्रस जिसके कारण वो कंसीव ना कर पाए। और अनएक्सप्लेन में मैंने बताया था कि बेसिकली व्हाट डॉक्टर्स थिंक कि किसी भी कोई भी कारण से दे आर नॉट काइंड ऑफ फाइंडिंग इट टिल टुडे कि जो स्पर्म है वो ओवम से मिल नहीं पा रहा और उसके कारण वो जो प्रेगनेंसी वो रहती नहीं है। आयुर्वेद में बताया गया है कि लास्ट टाइम मैंने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की थी, जो 3 फेजेस बताए थे मैंने कि कफा फेज होता है ओव्यूलेशन तक, फिर ओव्यूलेशन का टाइम होता है पिता फेज का, और जब मेंस्ट्रुएशन होता है वो होता है वाता फेज का। और उस टाइम पे अगर कोई गड़बड़ी हो वुमेन की बॉडी में तो उसके कारण शी कैन बिकम इनफर्टाइल। तो उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। मेडिकल साइंस के कॉजेज मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, अगर वो हैवी स्मोक है तो हैवी ड्रिंक कर रही है, अगर हेरिडिटरी अगर है, या तो कोई पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर है, तो ये सारे मेडिकल रीजंस हैं। आयुर्वेद में हम मेनली मानते हैं इनफर्टिलिटी का कारण ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगर वुमेन कोई भी तरह से वाता, पित्ता या कफा, ये 3 दोषा होते हैं, ये तीनों दोषा मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। ये 3 में से कोई भी दोषा, 1, 2 या 3 दोषा जब ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और उसके कारण वो इनफर्टिलिटी की पेशेंट बन सकती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है तो ओवुलेशन रेगुलर नहीं है, ओवुलेशन रेगुलर नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन नहीं, तो उसके कारण कंसीविंग इम्पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सी डेट आप ओवुलेट करते हैं तो यू डू नॉट नो द पिक डेज कि किस टाइम पे आपको सेक्सुअल इंटेलिजेंस होना चाहिए और जिसके कारण आप कंसीव कर पाए, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। तो आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि अगर कोई वुमेन वायु, पित्त या तो कफ, ये 3 दोषा में से किसी दोषा को ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो सकती है। उसके मेन रीजंस माने गए हैं कोई भी प्रकार का हैवी फूड, अगर सॉल्टी फूड, स्पाइसी फूड, हैवी फूड अगर कॉन्स्टेंटली खाया जाए तो लोअर एब्डोमिन में जहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दोषा एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो दोषा एक्यूमुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन करता है। उसके अलावा मैंने लास्ट टाइम बताया था आयुर्वेद में माना गया है कि ओवर इंडल्जेंस इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर किसी के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो शी कैन बिकम इनफर्टाइल एज वेल बिकॉज दैट इज डैमेजिंग हर इंटरनल ऑर्गन्स। उसके अलावा आयुर्वेद में माना गया है कि हैवी टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, हैवी टॉक्सिसिटी का मतलब है कि आप इंटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, या तो आप कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, दैट इज अफेक्टिंग द इन अ बिग वे। एक सबसे बड़ा कारण माना गया है आयुर्वेद में हाई स्ट्रेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हैं, एंग्शियस हैं, आप कितने भी हेल्दी हैं फिजिकल बॉडी वाइज, लेकिन अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है देन इट्स इम्पॉसिबल टू कंसीव, एंड दैट इज बेसिकली कम्स इन अनएक्सप्लेन्ड काइंड ऑफ थिंग कि क्यों कंसीव नहीं कर पा रही वुमेन, वो क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है स्कल के बेस में वो बहुत ज़्यादा हाइपर होने के कारण फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट करती है। और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है देन इट इज गिविंग द इफेक्ट लाइक द वुमन इज इन मेनोपॉज।
दैट्स काइंड ऑफ अ फेक मेनोपॉजल काइंड ऑफ थिंग। लेकिन आयुर्वेद में माना गया है कि अगर वुमेन मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों एरिया में अगर हेल्दी है तो अंटिल द एज ऑफ 48 शी कैन कंसीव। ओके, सो इट्स क्वाइट अ हाई एज ना। Yes. नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद 35 के बाद आपको Be क्लॉक इज careful. टिकिंग, हाँ. आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये आपने वुमेन के बारे में बताया, मुझे याद है कि लास्ट वीक शो में आपने कहा था कि आयुर्वेद के हिसाब से इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल की उनकी फॉल्ट नहीं होती, मगर कई बार मेल में भी कुछ ना कुछ बिल्कुल। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, जो मेल स्टेरिलिटी या तो मेल इनफर्टिलिटी की जो मैं बात करना चाहूँगा, मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में इनफर्टिलिटी 30% मैन के कारण, 30% वुमेन के कारण और 25% कंबाइंड मानी गई। अच्छा। सो मैन भी इतना ही ज़्यादा जवाबदार या तो रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। बेसिकली क्या होता है कि या तो स्पर्म काउंट कम हो, या तो स्पर्म की मोटिलिटी या तो मोबिलिटी कम हो, तो जो स्पर्म है वो ओवम यानी कि जो हेल्दी एग है उस तक, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, और उसके कारण फर्टिलाइजेशन या तो जो एम्ब्रियो बनना चाहिए वो नहीं होता। तो इसके लिए मैन की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज के टाइम में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द मैन दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन अ वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते, 12 13 घंटे घर से बाहर रहना, प्लस कोई फूड का कोई ठिकाना नहीं होता। दे आर नॉट ईटिंग द हेल्दी डाइट। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं खाएंगे तो यू आर नॉट बेसिकली प्रोड्यूसिंग हेल्दी स्टफ इन द बॉडी, और जब हेल्दी चीज़ें नहीं बनेगी तो फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम होने वाली। तो जो मैं मेल्स को कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप स्ट्रेसफुल लाइफ अगर जी रहे तो उसके साथ साथ अगर आपकी वाइफ और आप दोनों को अगर कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली अपना स्पर्म काउंट यानी स्पर्म एग्जामिनेशन जरूर करवाएं, बिकॉज माइट बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि अगर आपकी वाइफ में कुछ नहीं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, देन यू ऑल्सो गो। कई मर्द जो हैं वो बहुत उनको शर्म आती है जाने के लिए कि भाई हम नहीं जाना चाहते, लेकिन दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। अगर फीमेल अपना सारा चेकअप करवा सकती है तो मेल को भी आगे आकर अपने सारा चेकअप करवाना चाहिए अगर वो लेडी कंसीव नहीं कर पा रही, क्योंकि कई बार मेल में ऐसे रीजंस होते हैं जिसको अगर पहले से जान लिया जाए, जैसे कि स्पर्म काउंट कम होना, एजोस्पर्मिया करके एक डिजीज आता है जिसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं बनते। अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब स्पर्म एग्जामिनेशन होता है तभी पता चलता है। तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से डेफिनेटली मेल्स को कहूँगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल शर्माए बिना आप आगे बढ़ें और अपना स्पर्म एग्जामिनेशन करवाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब दोनों एग्जामिनेशंस पता चल जाए कि अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आपके पास पूरा पिक्चर क्लियर है कि अब हमें कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करके कहाँ पर ज़्यादा काम करना है। डेफिनेटली। ये आपने बताया जैसे मेल और फीमेल हेल्थ के बारे में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारे कोजेस हैं ना, कोई एक कोज नहीं है। तो आप इसका क्रॉनिक प्रॉब्लम कब कहेंगे कि ये बहुत ही जैसे शायद हेल्प से ज़्यादा फार चले गई, आप इतनी हेल्प नहीं कर सकते? देखिए, मैं मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर एक तो मैटरनल एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जी, 47 से भी आगे या 48 से भी बढ़ जाए जी, और वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली आयुर्वेद कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस एज में मैंने जैसे कहा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इतना हाई हो जाता है कि आपका जो हेल्दी एग या तो एग जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो होता ही नहीं जी, तो फिर देन देयर इज नो चांस। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप बिकॉज आपका एग हेल्दी नहीं है तो आप या तो एक शेयरिंग प्रोग्राम में जाएं जिसमें आप किसी और औरत का एग लेकर, आपके हस्बैंड का स्पर्म लेकर उसको आउटसाइड द बॉडी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको फर्टाइल करके फिर वुमेन की बॉडी में रखते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको IVF कहते हैं, या तो IU जिसको इंट्रायूट्रीन फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो ये सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो अवेलेबल है। लेकिन मैं मेरे सारे पेशेंट्स को कहना चाहूँगा, स्पेशली जो इन विट्रो के लिए जाना चाहते हैं, कि अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है तो इन विट्रो के लिए बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि उसमें चांसेस आर बिटवीन 2 to 5% कंसीविंग के, जो बिल्कुल मिनिमम माने जाते हैं। और अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट टू वेस्ट द मनी, बिकॉज मनी एंड टाइम एंड ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ सॉरो एंड सैडनेस, क्योंकि दे हैव टू वेट। जब वो इम्प्लांट करते हैं उसके 2-3 वीक तक उनको राह देखनी पड़ती है कि व्हाट इज द रिजल्ट, एंड दैट टाइम इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। तो स्ट्रेस की वजह से फिर और भी प्रॉब्लम होगी ना? तो अगर स्ट्रेस ज्यादा कर रहे हैं तो अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है और उसके कारण कई बार कंसीव नहीं कर पाते।
तो मैंने तो देखा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में करीबन बिटवीन 3 to 5 साइकिल्स तो मिनिमम लोगों को करवानी पड़ती है, एंड दैट्स हैवक फॉर द बॉडी। इतने ज़्यादा हार्मोन्स बॉडी में डालना, इतनी ज़्यादा इंजेक्शंस, टैबलेट्स, बॉडी को आर्टिफिशियली उसको तैयार करना पड़ता है कंसीविंग के लिए, और दैट्स अ वेरी अनप्लेजेंट स्टेट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद में पंचकर्म, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग, ये सारे जो प्रोग्राम है वो इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या नेगेटिविटी हो रही है उसको कम करके फिर अगर उससे नहीं फायदा होता है तो आप IVF की तरफ जाएं, बिकॉज नेचुरल स्टेट बॉडी का तो यही है कि जो जो चीज़ हम नेचुरली करें उससे ही फायदा हो। जी, तो डॉक्टर रोहन से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये पता चला कि आप काफ़ी लेट एज तक भी कंसीव कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ ठीक हो। तो स्क्रीन के नीचे नंबर लिखा आ रहा है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ बात करनी है, अपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट करके। अभी सीधा चलते हैं हमारे पहले कॉलर के पास। हेलो हेलो, मैं शुभधीर बोल रहा हूँ आंध्र से। जी जी, आपको डॉक्टर जी से बात करनी थी? हाँ जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बोलिए प्लीज। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं पिछले थर्सडे आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो मेरा जो प्रश्न है वो आज के ऊपर नहीं है, वो लास्ट वीक एक पेशेंट ने आपको फोन किया था अपने नाक के बारे में। अच्छा। तो उनका नाक बंद रहता है और उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम है। मैं जब राइट टर्न अपनी लेता हूँ तो मेरा नाक एकदम बंद हो जाता है। ओके। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ब्रीदिंग पाइप है उसमें निकल जाता है। ओके। तो उसके बारे में प्लीज आप बताना। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ पर्सनली, और कौन से नंबर के ऊपर मिलूँ और कहाँ मिलूँ? अच्छा, आपके दूसरे प्रश्न का तो मैं जवाब देता हूँ कि प्रोग्राम के एंड में हमारा जो फीडबैक नंबर आएगा उस पर आप फोन करके मुझे मिल सकते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि जो ब्लॉकेज आपकी जो नेजल पाथ में है उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, यानी नोज के बीच में जो हड्डी है वो अगर टेढ़ी हो, जिसको डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, जो सिर्फ नोज की एक्सरे करवाने से ही पता चलता है। अगर वो हड्डी टेढ़ी है तो आपका नोज हमेशा के लिए ब्लॉक रहेगा, उसके लिए एक माइनर सर्जरी आती है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जो साइनसिस हैं आपके वो अगर ब्लॉक रहते हैं कॉन्स्टेंटली तो फिर आपका नेजल ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसके लिए आप मुझे मिले तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाऊंगा। प्लीज। थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को ये भी याद दिला दो कि अगर आपके पास जैसे 15 लोगों का ग्रुप है और आप सब डॉक्टर रोहन से मिलना चाहते हैं तो डॉक्टर रोहन आपके टाउन, आपकी सिटी में भी आ सकते हैं। जो फीडबैक नंबर शो के एंड में आएगा उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें तो अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो शो के एंड में भी फीडबैक नंबर आएगा जहाँ पर आप डॉक्टर रोहन से बात कर सकते हैं। अगर आज के शो के बाद आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे तक डॉक्टर रोहन आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे तो आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। तो डॉक्टर रोहन, हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि इसके लिए हेल्थी माइंड, बॉडी और स्पिरिट सब कुछ चाहिए ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी डाइट हम फॉलो कर सकते हैं कि जिससे हमारी और भी मदद हो, जिससे हम ऑलरेडी हेल्थी रह सके? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आयुर्वेद में हम बात करते हैं 7 टिश्यूज की। जी। 7 टिश्यूज का मतलब होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन के बाद 7 चीजों को बनाता है बॉडी में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लाज्मा, ब्लड, फ्लैश, फैट, बोन मैरो, स्पर्म फॉर द मैन एंड ओवम फॉर द वुमेन। जी। इस 7 टिश्यू को जो नरिश करें ऐसा खाना हमें खाना चाहिए। डेफिनेटली इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर अभी चलते कॉलर के पास। हेलो डॉक्टर साहब। प्लीज बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 19 years old। ओके। उससे ब्लड प्रेशर हो गया है। ब्लड? जी, ब्लड प्रेशर है उसे। ब्लड प्रेशर है, ओके। जी। तो दूसरी बात एक ये है कि मेरी बेटी है, शी इज 14। ओके। उसका कद बहुत छोटा है, बढ़ नहीं रहा। अच्छा, अब ये दोनों चीजें जो हैं, पहले जो आपके बेटे की बात करें तो आपके फैमिली में किसी को यंग एज में या मीडियम एज में किसी को ब्लड प्रेशर था, आपके हस्बैंड या आपको या आपके पेरेंट्स साइड में? नहीं, मेरी साइड में नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को है। ओके।
अब जो आपके लेकिन इतनी यंग एज में नहीं हुआ था। हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब आपके हस्बैंड को जब ब्लड प्रेशर हुआ था, वो जो टाइम था और आज का टाइम अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली द फूड इज़ नॉट हेल्दी दैट मच, लाइफस्टाइल इज़ नॉट हेल्दी दैट मच। तो वो टाइम पे अगर उनका ब्लड प्रेशर अगर 40 या 50 साल में हुआ है तो बिकॉज इट्स इनहेरिटेंस है, तो हेरिडिटरी है, तो आपके बेटे में आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो वो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जी रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता है अंदर से, बिकॉज ये सारा जो कंट्रोल ब्लड प्रेशर का होता है वो एड्रेनालिन ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर, उसके कारण वो जब इरिटेट होती है और जो हार्ट में जो रेजिंग ऑफ हार्ट बीट्स होती है उसके कारण होता है। तो उसके लिए आप मुझे पहले मिले, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रॉनिक थिंग। आई होप कि आपने इसके सारे रिपोर्ट सब करवाए होंगे, अगर नहीं करवाए तो प्लीज़ करवा दें। रेगुलर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है वो फाइंड आउट करें और फिर मुझे मिले। दूसरी, आपकी बेटी की जो बात कही आपने कि उसका कद नहीं बढ़ रहा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण हो सकता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड ये दोनों कद बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर। तो उसकी सारी रिपोर्ट्स निकलवाएं कि थायराइड और पिट्यूटरी दोनों हेल्दी है कि नहीं। अगर थायराइड में उसको हाइपोथायरॉइडिज्म या तो पिट्यूटरी में अगर उसको जाइजेंटिज्म या ग्राफिटिज्म अगर है, यानी कि उसमें से जो सिक्रेशन होना चाहिए थायरोक्सिन का और पिट्यूटरी के सिक्रेशन जो होने चाहिए, अगर वो बरोबर नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि कद जो बढ़ना जो वो है वो बंद हो जाता है। तो वो रिपोर्ट्स करवा के फिर आप मुझे मिलिए, फिर मैं आपके आयुर्वेदिक हर्ब से डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, आप हमें बता रहे थे कि हमें कौन से फूड्स खाने चाहिए, जो ये 7 टिश्यूज, हाँ, और 7 टिश्यूज आपने बताए हैं, इनकी हेल्प, जैसे इनकी हेल्प करें, तो हमें से अपनी डाइट वेजिटेरियन हमारे लिए बेटर रहेगी या नॉन वेज बेटर रहेगी? देखिए, ये जो 7 टिश्यूज हैं उसमें 2 तरीके से आप टिश्यूज को नरिश कर सकती हैं। एक 7 टिश्यू को नरिश कर सकती हैं जिसको ब्रिहन कहा जाता है, और एक डायरेक्टली जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है स्पर्म और ओवम, उसको आप नरिश कर सकते हैं, जिसको वृश्य कहा जाता है। अच्छा। और उसकी कैटेगरीज में बहुत सारे फूड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ वो आपको मैं डिटेल्स में फिर बताता हूँ। जरूर। अभी हम चलते हैं कॉलर के पास। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से बात करनी थी जी। हेलो डॉक्टर साहब, बोलिए प्लीज। मैंने पूछना था कि मेरे हस्बैंड है अबव 50, तो वो कभी जब लेटते हैं या खड़े भी हों तो प्रे भी करें ना, तो उनको जैसे सार में ना पीछे ऐसे चक्कर फील होते हैं, जैसे चक्कर नहीं आते, बंदे डिजी फील करते हैं। अच्छा। ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर वगैरह और कुछ नहीं है, नहीं, और कभी कभी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि पूरी बॉडी में फील होती है। अच्छा, आपने तो वो डॉक्टर से जीपी से चेक करवाया था, उन्होंने कहा ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक है, सारा ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें कोई कुछ भी नहीं आया। अच्छा, तो आप कुछ बता सकते हैं कोई ऐसी फूड? देखिए, अभी ये जो चीज बता रहे हैं वो शायद वर्टिगो हो सकता है। हाँ। वर्टिगो का मतलब होता है कि कान की हड्डी के ऊपर सूजन आना, और वो आदमी जब लेटता है, खड़ा होता है, चलता है, साइड्स में सोता है, कभी भी बैठता सो के खड़ा होता है तो उसका बॉडी में बैलेंस नहीं रहता, तो इसको वर्टिगो कहते हैं। और वर्टिगो जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर बोन, वहाँ पर जो सूजन है या वहाँ की जो नर्व है वो वीक होने के कारण होता है। तो उसमें इनिशियली आप 2 चीज़ें करें। एक तो मैंने लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में बताया था कि लहसुन के तेल, यानी जो तिल का तेल होता है उसमें लहसुन को भूनकर वो तेल के 2-2 ड्रॉप्स आपके हस्बैंड के जो कान है उसमें डालें सुबह और शाम 2 टाइम, जिसके कारण वहाँ की जो नर्व्स हैं वो नरिश हों और वहाँ पे वायु कम हो, जिसके कारण ये इम्बैलेंस वो फील कर रहे हैं। और दूसरा, वर्टिगो में हम मानते हैं कि रात को सोने के टाइम पर दोनों नॉस्ट्रिल्स में अगर घी डाला जाए तो उसके कारण वो जो इम्बैलेंसिंग जो इफेक्ट है वो कम होती है। अगर ये 2 वीक करने से अगर फायदा नहीं होता तो फिर आप मेरे पास उनको लेके आइए, मैं उनको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, जैसे इन्होंने आपको 1-2 सिम्टम्स बताए अपने, और उससे काफ़ी एक्चुअली वास्ट ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सही बात है। तो अगर कोई प्रॉब्लम काफ़ी सिवियर हो या काफ़ी देर से हो तो बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर वो आपसे मिलने आए। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ज़्यादातर टेलीविज़न के ऊपर पूछने के बजाय मुझे आकर मिले, क्योंकि मैं टेलीविज़न पर सिर्फ जनरल चीज़ें बताता हूँ। और जब तक मैं
आदमी को पर्सनली देख ना लूँ तब तक मैं डायग्नोस नहीं कर पाऊंगा और तब तक उनकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को देखे बिना या किसी का कंसल्टेशन किए बिना मैंने आज तक किसी को दवाई नहीं दी, क्योंकि वो सबसे पहला पार्ट है मेरी जो ट्रीटमेंट है उसमें। डेफिनेटली, और इससे ये भी पता चलता है कि आप एथिकल ट्रीटमेंट करते हैं। That's right. तो इट्स वेरी गुड। Thank you. तो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप सबको यही कहते हो कि अपने पेन और पेपर रेडी रखें, कि नोट्स बना लें, क्योंकि डॉक्टर रोहन एवरी वीक आपको कुछ अच्छे टिप्स देते हैं। और जब कॉल्स भी आते हैं तो उनमें काफ़ी मेडिसिन इनको रिपीट करनी पड़ती है, काफ़ी हर्ब्स इनको रिपीट करनी पड़ती हैं। तो आप पेन और पेपर रेडी रखें कि आप नोट्स अपने बना सकें। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।